नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और रहस्यमयी घटना पर बात करने वाले हैं, एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। हाँ, ये कहानी लंदन के एनफील्ड में 1977 से 1979 के बीच हॉडसन परिवार के साथ घटे। पेगी हॉडसन, जो अकेली माँ थी, और उनके 4 बच्चे, मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली। बिल्कुल। और जो शुरू हुआ था अजीब सी आवाज़ों और फर्नीचर के हिलने से, वो जल्द ही कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गया। तो अगस्त 1977 में पेगी ने पुलिस को बुलाया। घर में अजीब चीजें हो रही थीं, जैसे फर्नीचर का हिलना। हाँ, फर्नीचर खिसकना, दीवारों पर दस्तकें, और ये सब ज्यादातर 11 साल की जेनेट के आसपास केंद्रित लग रहा था। अच्छा। पेगी ने तो खुद एक भारी सी दराजों वाली अलमारी को अपने आप फर्श पर खिसकते देखा। अपने आप मतलब बिना किसी के छुए? हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में ये घटनाएं ना सिर्फ बढ़ीं बल्कि ज्यादा हिंसक और कह सकते हैं विचित्र होती गईं। जैसे कि फर्नीचर का हवा में उछलना, दीवारों पर दस्तक की आवाजों का लोगों का पीछा करना, कमरे कमरे में खिलौने, कंचे, ये सब तेजी से हवा में फेंके जाते थे। बाप रे, माहौल तो काफी डरावना हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और मैंने सुना है सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक जेनेट का हवा में तैरना था, मतलब लेविटेशन। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित घटना है। पड़ोसियों ने उसे अपने बिस्तर के ऊपर हवा में तैरते हुए देखा और उसकी तस्वीरें भी लीं, जो बाद में अखबारों में छपी। तस्वीरें भी हैं? ओह। और फिर वो आवाज। जेनेट ने अचानक एक बहुत भारी, कर्कश, मर्दाना आवाज में बोलना शुरू कर दिया। एक बच्ची मर्दाना आवाज में? हाँ, और वो आवाज खुद को बिल विल्किंस बताती थी। कहती थी कि वो एक आदमी है जो सालों पहले उसी घर में मर गया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मतलब क्या किसी ने जांच की? बिल्कुल, यही तो बात है जो इसे और उलझा देती है। ये बिल की आवाज घंटों तक रिकॉर्ड की गई। शोधकर्ताओं ने, मतलब साइकिकल रिसर्च वालों ने, जेनेट के वोकल कॉर्ड्स की जांच की। और उन्होंने पाया कि फिजियोलॉजिकली, मतलब शारीरिक रूप से, जेनेट के लिए ऐसी आवाज निकालना नामुमकिन था। नामुमकिन? हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में उस आवाज ने यह भी बताया कि बिल विल्किंस की मौत उसी घर के लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठे हुए ब्रेन हैमरेज से हुई थी। और क्या ये बिल विल्किंस कोई असली इंसान था या मनगढ़ंत कहानी? हैरानी की बात है, बिल विल्किंस सच में एक व्यक्ति था। वो उसी घर में रहा था और उसकी मौत भी वैसी ही हुई थी। क्या? हाँ, बाद में बिल विल्किंस के बेटे ने इन बातों की पुष्टि की, ऐसी बातें जो जेनेट को पता नहीं हो सकती थीं। ये तो वाकई अजीब है। रिकॉर्डिंग्स में और कुछ भी था? हाँ, रिकॉर्डिंग्स में कई बार एक साथ कई आवाजें बोलने लगती थीं। अजीब सी गुर्राहटें भी सुनाई देती थीं। ये सब चीजें इसे सिर्फ बच्चों की शरारत मानने से रोकती हैं। क्या इन घटनाओं के गवाह सिर्फ परिवार वाले थे या बाहर के लोग भी थे? नहीं, बाहरी गवाह बहुत महत्वपूर्ण थे इस केस में। पुलिस वाले जो सबसे पहले घर आए थे, हाँ। उन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक कुर्सी को कमरे में अपने आप हिलते हुए देखा। पुलिस ने खुद देखा? हाँ, फिर डेली मिरर अखबार के पत्रकार और फोटोग्राफर भी कई दिनों तक वहां रहे। उन्होंने भी चीजों को हवा में उड़ते देखा, और जेनेट की वो हवा में तैरने वाली तस्वीरें भी उन्होंने ही ली थीं। अच्छा। और वो जांचकर्ता, सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च वाले? हाँ, SPR यानी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के सदस्य मॉरिस ग्रोस और गाय लियोन प्लेफेयर, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मामले की जांच की। कितने समय तक? 1 साल से भी ज्यादा। वो परिवार के साथ रहे, सैकड़ों घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग की। उनका काम सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करना था। लेकिन इतने सारे गवाहों और जांच के बावजूद क्या सभी ने इसे सच माना? कोई शक, कोई सवाल नहीं उठे? बिल्कुल उठे। यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कुछ आलोचक थे जिनका मानना था कि बच्चों ने शायद ध्यान खींचने के लिए कुछ चीजें खुद की होंगी, नाटक किया होगा। ऐसा क्यों लगा उन्हें? क्योंकि बच्चों को कम से कम 2 बार पकड़ा गया था। एक बार चम्मच टेढ़ा करते हुए और एक बार टेप रिकॉर्डर छिपाते हुए। हो, तो फिर सच क्या है? क्या सब नाटक था? यही मुश्किल है। वो आलोचक भी मानते थे कि बहुत सी घटनाएं ऐसी थीं जिनके गवाह विश्वसनीय वयस्क थे, पुलिस वाले, पत्रकार, पड़ोसी, और उन घटनाओं को सिर्फ चालाकी या शरारत कहकर समझाया नहीं जा सकता था। तो जांचकर्ताओं का क्या निष्कर्ष था? SPR वालों का? उनका निष्कर्ष मिला जुला था।
उन्होंने माना कि ये काफी हद तक एक वास्तविक पोल्टरगाइस्ट घटना थी, लेकिन साथ ही ये भी माना कि बच्चों ने शायद कभी-कभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या कुछ शरारतें की। ये तय करना मुश्किल है कि कहाँ सच्चाई खत्म होती है और कहाँ खैर। हाँ। ये सवाल हमेशा रहता है ऐसी स्थितियों में। तो ये अजीब घटनाएं कब तक चली? क्या वो परिवार आज भी वही हैं? जो सबसे ज्यादा भयानक गतिविधियां थीं वो 1978 के मध्य तक कम हो गई, लेकिन छिटपुट अजीब चीजें 1979 तक होती रहीं। आखिरकार परिवार ने कहा कि घर अब सामान्य है। और जेनेट ने बाद के इंटरव्यू में कहा कि उसे हमेशा महसूस होता रहा कि वो उपस्थिति कभी पूरी तरह से गई नहीं। तो कुल मिला के एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट को हम कैसे देखते हैं आज? इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसे इतिहास की सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित मतलब डॉक्यूमेंटेड पोल्टरगाइस्ट घटनाओं में से एक माना जाता है। सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित? हाँ, पुलिस अधिकारियों समेत 30 से ज्यादा स्वतंत्र गवाह थे जिन्होंने अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तस्वीरें हैं, प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। इसीलिए इस पर इतनी किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और वो हिट हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग 2 वो भी इसी केस पर आधारित थी। तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसके पक्ष में बहुत सारे सबूत और गवाह हैं, लेकिन फिर भी प्रामाणिकता पर सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये छोड़ जाती है कि इतना सब कुछ दर्ज होने के बाद भी, इतने गवाहों के बावजूद एनफील्ड मामला आज भी बहस का मुद्दा क्यों है? ये ऐसी घटनाओं की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या ये पूरी तरह से बाहरी अलौकिक ताकतें होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसमें शामिल लोगों का मनोविज्ञान, खासकर जेनेट जैसे टीनेजर्स की मनस्थिति, उसका भी कोई रोल होता है? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा।